आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन डिटेक्टर्स। रेडिएशन डिटेक्टर्स वो डिवाइसेस हैं जो न्यूक्लियर पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर्स वी कैन ऑल्सो एग्जामिन देयर एनर्जी, मोमेंटम एंड डायरेक्शंस. There are different kinds of nuclear detectors depending upon the sensing element we have used. So out of all these nuclear detectors, first we will study about gas filled detectors. तो गैस फील्ड डिटेक्टर किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जब भी कोई एनर्जेटिक न्यूक्लियर पार्टिकल गैसियस मीडियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं देन दे ईदर एक्साइट और एनाइज द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दैट गैस. और अगर इनसे प्रोड्यूस होने वाले आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जाए देन इट दे प्रोड्यूस अ पल्स ऑफ अ पर्टिकुलर हाइट. और उस इलेक्ट्रॉनिक पल्स को एग्जामिन करके हम किसी भी न्यूक्लियर पार्टिकल की प्रेजेंस, उसकी एनर्जी को एग्जामिन कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा कि किस पे डिपेंड करता है कोई भी रेडिएशन डिटेक्टर कि हमने कौन सा सेंसिंग एलिमेंट यूज़ किया है. फर्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ गैस फील्ड डिटेक्टर दैट इज़ बेस्ड अपॉन द कलेक्शन ऑफ आयंस. और वो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स जो कलेक्शन ऑफ आयंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, दीज आर सिंटिलेशन काउंटर्स, फोटोग्राफिक मेथड्स, क्लाउड चैम्बर एक्सेट्रा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट गैस फील्ड डिटेक्टर. और गैस फील्ड डिटेक्टर की फर्दर टाइप्स हैं आयनाइजेशन चैम्बर और प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर. तो इस वीडियो की स्टडी करने के बाद आप ये एग्ज़ामिन कर पाएंगे कि किस तरह से पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करने पर हम किसी पर्टिकुलर रीजन में गैस फील्ड डिटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, कि जिसकी हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस है आयनाइजेशन काउंटर में, प्रोपोर्शनल काउंटर में और जीएम काउंटर में. सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सी दिस स्कीमेटिक डायग्राम फॉर गैस फील्ड डिटेक्टर्स. आप यहाँ देख सकते हैं कि गैस फील्ड डिटेक्टर्स में क्या चूज़ किया हुआ है. हेयर इज़ अ मेटेलिक सिलेंडर. ये एक मेटेलिक सिलेंडर है कि जिसके अंदर गैस और से एयर फिल्ड है. एट सेंटर देयर इज़ अ एनोड लाइन और से मेटेलिक वायर. और इस मेटेलिक वायर को इस सिलेंड्रिकल वॉल से इंसुलेटर की हेल्प से इंसुलेट किया गया है. द मेटेलिक वॉल्स को, इस सिलेंड्रिकल मेटेलिक वॉल्स को किससे कनेक्ट किया गया है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इसी तरह आप यहाँ से देखिए कि जो सेंट्रल वायर पास हो रही है सिलेंडर के यहाँ से, तो इस सेंट्रल वायर को वाया रेजिस्टेंस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया गया है. क्लियर. आफ्टर दिस यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है विच अलाउज टू पास ओनली पल्सेस. आप यहाँ से देखिए कि ये कैपेसिटेंस शो की हुई है विद डॉटेड लाइन. ये कैपेसिटेंस, दिस कैपेसिटेंस इज स्ट्रे कैपेसिटेंस. स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या है, दिस इज़ द अनवांटेड कैपेसिटेंस अपीयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. अनवांटेड कैपेसिटेंस किस तरह से, आप देखिए ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर इज़ ऑफ मेटल, ऑल्सो दिस वायर इज़ ऑफ मेटल. और इनके बीच में अगर हम यहाँ देखें तो इनके बीच में एयर फील्ड है. तो ये एक कैपेसिटेंस की तरह काम करते हैं सिस्टम में. सो दिस टाइप ऑफ अनवांटेड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड द स्ट्रे कैपेसिटेंस. क्लियर. नाउ आप यहाँ से देखिए कि जब भी कोई पार्टिकल इंसिडेंट किया जाएगा इस गैस फील्ड न्यूक्लियर डिटेक्टर में, सपोज कि कोई न्यूक्लियर हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियर पार्टिकल इस गैसियस सिलेंडर में एंटर करें, तो ये गैस अपने पाथ में आने वाले गैस मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा. कि हमने ये पहले भी देखा था कि सपोज अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल कंसीडर करें तो अल्फ़ा पार्टिकल जब भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, या तो मैटर के एटम्स को आयनाइज कर देते हैं या एक्साइट कर देते हैं. कि सपोज अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल इस गैसियस सिस्टम में एंटर करें और एंटर करने के बाद उनको आयनाइज कर दे तो हमें क्या मिलेगा, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. कि अलोंग देयर पाथ कि वो क्या करेंगे, आयंस और
इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि जब भी कोई न्यूक्लियर पार्टिकल इस सिलेंडर में एंटर करेंगे तो उससे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और हमने क्या किया हुआ है, इस मेटेलिक सिलेंडर को किससे कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से, और सेंट्रल वायर को किससे कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ से कि जैसे ही पार्टिकल, कोई न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर कर रहा है तो एंटर होने के बाद जो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव आयन किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवार्ड्स द वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मूव अबाउट टुवार्ड्स द दिस एनोड विच इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो आप यहाँ से देखिए कि जब भी ये आयंस इस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करेंगे, देन देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। और जितना ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स मिलेगी। उस इलेक्ट्रॉनिक पल्स को फर्दर किसी एम्पलीफायर में या काउंटिंग डिवाइस में पास करके हम हम इस न्यूक्लियर पार्टिकल को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इस तरह से गैस फील्ड डिटेक्टर्स काम करते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है गैस फील्ड डिटेक्टर्स का, कि ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब भी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स गैसियस मीडियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, देन दे मेक दीज एटम्स ईदर आयनाइज और एक्साइट। हमने आयनाइजेशन का देखा, अगर आप देखिए कि अगर यही एनर्जेटिक पार्टिकल एटम्स को एक्साइट कर दे, तो एक्साइट होने के बाद जब ये एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस ट्रांजिशन करेंगे ग्राउंड स्टेट पर, तो वो फोटोन का एमिशन करेंगे। तो फर्दर उन फोटोन को एग्जामिन करके हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि किस तरह से इस गैस फील्ड डिटेक्टर में ये, आप देखिए यहाँ से कि किस तरह गैस फील्ड डिटेक्टर डिफरेंट रीजन में एक्ट करेगा अगर हम यहाँ से पोटेंशियल चेंज करें। तो किस पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स हम रिसीव करेंगे एट आउटपुट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स मिलेगी वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट कि कौन सा पार्टिकल इस गैसियस मीडियम में एंटर होगा, और सेकंड कि यहाँ से हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हम डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करें और इंसिडेंट पार्टिकल सेम ले लें, तो हम आप देखिए किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स मिलेगी। सी दिस, नाउ सी इन दिस स्लाइड, एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है, अप्लाइड वोल्टेज, और वाई एक्सिस पर क्या है, पल्स हाइट। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं तो आप यहाँ से देखिए कि कंप्लीट जो पल्स है इसे रीजन्स में डिवाइड किया गया है। आप देखिए इसे टोटल 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, और इसी तरह जो भी न्यूक्लियर डिटेक्टर जिस पर्टिकुलर रीजन में वर्क करेगा दैट विल कोरस्पॉन्ड टू दैट डिटेक्टर। तो आप यहाँ से देखिए कि सपोज इनिशियली क्या है कि फर्स्ट रीज़न कौन सा है, रिकॉम्बिनेशन रीज़न, सेकंड इज़ आयनाइजेशन रीज़न, एंड थर्ड इज़ proportional reason, and this fourth is limited proportionality reason, then this is the GM Muller reason, and last is continuous discharge reason। तो आप देखें किस तरह से वोल्टेज चेंज करने से हमें पल्स मिलती है ऑफ डिफरेंट हाइट। सो हर रीज़न को स्टडी करने के लिए सपोज हम कोई 2 न्यूक्लियर पार्टिकल्स कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स शो किए हुए हैं, एक रेड लाइन से शो किया गया है और एक ब्लू लाइन से शो किया गया है। तो आप फर्स्ट देखिए यहाँ कि जब भी न्यूक्लियर पार्टिकल क्या करेंगे, इस न्यूक्लियर डिटेक्टर में एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, और पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद जितना भी हम यहाँ पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग ये क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। तो सपोज अगर हम 0 से स्टार्ट करें पोटेंशियल को, तो आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होगी, यहाँ हमारे पास पल्स क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर
उसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स की हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है। बट आप यहाँ से देखिए कि इस पर्टिकुलर रीजन तक, यहाँ तक, इस पर्टिकुलर रीजन तक ये पल्स हाइट इंक्रीज़ हो रही है, और इस रीजन के बाद हमें क्या मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली एक कांस्टेंट हाइट की पल्स मिल रही है। फर्स्ट रीज़न देखिए, फर्स्ट रीज़न क्या है, रिकॉम्बिनेशन रीज़न। रिकॉम्बिनेशन रीज़न मीन्स कि आप यहाँ से देखिए कि जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी का पार्टिकल जब एंटर करेगा, तो एंटर होने के बाद हमने जो यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जो प्रोड्यूस होने वाले आयंस हैं इन्हें कम्प्लीटली अट्रैक्ट कर ले और एक पर्टिकुलर हाइट की पल्स प्रोड्यूस करे। तो जैसे ही ये न्यूक्लियर पार्टिकल गैस सिलेंडर में एंटर होने के बाद आयंस और इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन करेगा, तो थर्मल मोशन की वजह से ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन फिर से आयन के साथ मिलकर रिकॉम्बाइन होकर न्यूट्रल एटम्स बना देंगे। और अगर ये फर्दर रिकॉम्बाइन होकर न्यूट्रल एटम बनाएंगे तो हमें आउटपुट में कोई इलेक्ट्रॉनिक पल्स ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये फर्स्ट रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न है कि अभी जो हमने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया है ये इतना नहीं है कि जिससे कि ये प्रोड्यूस हुए न्यू आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली कैथोड और एनोड पर कलेक्ट किए जा सके। तो बट जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो यहाँ आप देखिए इस रीज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब जो जितने भी पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट होने के बाद प्रोड्यूस होंगे, ये सभी क्या होंगे, ये इतनी फास्टली मूव करेंगे कि इन्हें रिकम्बाइन होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आयन या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे ये सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पल्स को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो सो सेकंड रीज़न क्या है, आप देखिए कि सेकंड रीज़न इज़ द आयनाइजेशन रीज़न। फर्स्ट रीज़न में क्या हो रहा था कि जितने भी आयन या आयंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सभी थर्मल मोशन की वजह से ही एक क्या करते हैं, फिर से आयन के साथ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल एटम बना देते हैं। बट जैसे ही हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद अब आयंस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फास्टली मूव करते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फर्दर रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल एटम बना दें। तो हमें फिर कौन सा रीज़न मिलता है, आयनाइजेशन रीज़न। तो आयनाइजेशन रीज़न में आप देखिए कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, पल्स हाइट में बहुत कम इंक्रीज़ है, हमें क्या मिल रही है, एक कॉन्स्टेंट हाइट की पल्स ऑब्जर्व हो रही है। तो इस पल्स को ऑब्जर्व करके हम न्यूक्लियर पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए कि सपोज अगर हम डिफरेंट एनर्जी की पल्स ले, डिफरेंट एनर्जी का न्यूक्लियर पार्टिकल इंसिडेंट कराएं, तो यहाँ से देखिए आप इस डायग्राम में दो न्यूक्लियर पार्टिकल इंसिडेंट कराए गए हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, एक है रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। तो आप यहाँ से देखिए कि जिस पार्टिकल की एनर्जी कम होगी वो कम हाइट की पल्स प्रोड्यूस करेगा। इसी के कंपैरिजन में आप देखिए कि जिस न्यूक्लियर पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हाइट की पल्स प्रोड्यूस करेगा। ऐसा किस तरह से हो रहा है कि जैसे ही एनर्जेटिक पार्टिकल एंटर करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स एटम्स में, तो ये क्या करते हैं, एटम्स के साथ इंटरेक्ट होने के बाद अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें अल्फ़ा पार्टिकल का, तो अल्फ़ा पार्टिकल जब गैसेस एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ईच इंटरेक्शन में वो 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि जिस पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो पार्टिकल ज़्यादा नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे इन कंपैरिजन विद द पार्टिकल ऑफ लो एनर्जी। सो इस तरह से हम डिफरेंट एनर्जी के पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर रेंज में पोटेंशियल अप्लाई करें, तो इस रेंज में अप्लाइड अगर वोल्टेज इस रेंज में है तो जो काउंटर इस पर्टिकुलर रीजन में काम करेगा उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन काउंटर। क्लियर। अब इसके बाद देखिए कि
अगर हम पोटेंशियल V2 के बाद भी इंक्रीज़ करें, अब यहाँ से V2 के बाद अगर पोटेंशियल इंक्रीज़ करें, तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है आप देख सकते हैं कि जो पल्स है उसकी हाइट भी इंक्रीज़ होती जा रही है। देखिए आप यहाँ से रेड लाइन की भी इंक्रीज़ हो रही है और ऊपर ब्लू लाइन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, आप यहाँ से इसमें देखिए, इसमें भी अगर हमने सिंगल पार्टिकल यूज़ के लिए हम अगर देखें तो यहाँ पर जो पार्टिकल है जब इंटरेक्ट करता है गैस एटम्स के साथ, तो फर्स्टली क्या करता है, उनको आयनाइज कर देता है, और आयनाइज करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। बट अब इस रीजन में जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है, ये वोल्टेज इतनी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद आयंस इतनी फास्टली मूव करते हैं कि जो प्राइमरी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जब ये इस पोटेंशियल के थ्रू मूव करते हैं, तो ये अपने पाथ में आने वाले एटम्स को भी आयनाइज कर देते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि फर्स्ट केस क्या था कि फर्स्ट पार्टिकल जब इंसिडेंट किया जाता है, उस पार्टिकल से पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जब ये पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इस पोटेंशियल में मूव करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने पाथ में आने वाले एटम्स को भी आयनाइज कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होते हैं, फिर से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे जैसे ये फर्दर मूव करते हैं इस अप्लाइड वोल्टेज में, तो ये क्या करते हैं, अपने पाथ में आने वाले एटम्स को आयनाइज करके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए इस रीज़न में आप देखिए जो पल्स है, पल्स की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है। तो इस रीज़न को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रीज़न। प्रोपोर्शनल रीज़न किस तरह से कि इस रीज़न में एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो आप देखिए कि सपोज़ अगर हम दो डिफरेंट एनर्जी के पार्टिकल्स कंसीडर करें, तो उस केस में आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप यहाँ से देखिए कि सपोज़ अगर हम क्या करें, दो डिफरेंट एनर्जीज़ के न्यूक्लियर पार्टिकल गैस डिटेक्टर में एंटर कराएं। यहाँ रेड की जो एनर्जी है वो लेस थी, तो अगर एनर्जी लेस थी तो उस केस में प्राइमरी आयनाइजेशन भी लेस थी। तो अगर प्राइमरी आयनाइजेशन लेस है तो प्रोपोर्शनल रीजन में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंक्रीज़ है वो अगर हम हाई एनर्जी पार्टिकल के साथ कंपेयर करें तो वो भी क्या है, लेस है। तो आप यहाँ से देखिए जिस तरह से आयनाइजेशन चैम्बर में हम डिफरेंट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल है या इस पार्टिकल की पर्टिकुलर एनर्जी कितनी है, तो इसी तरह से प्रोपोर्शनल काउंटर में भी हम दो डिफरेंट एनर्जी के न्यूक्लियर पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनिशियली पार्टिकल की एनर्जी, एक पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है और दूसरे पार्टिकल की एनर्जी कम है, तो कोरस्पॉन्डिंगली प्राइमरी आयनाइजेशन भी डिफरेंट होगी। तो प्राइमरी आयनाइजेशन डिफरेंट होगी तो प्रोपोर्शनल रीजन में जब वो अगर हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्राइमरी आयनाइजेशन की वजह से, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इनको एग्जामिन करके हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल की एनर्जी को इवेलुएट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए कि किस तरह से प्रोपोर्शनल रीजन में वोल्टेज इंक्रीज होने से पल्स हाइट इंक्रीज होती जा रही है। आप इसके बाद देखिए कि अगर इस प्रोपोर्शनल रीजन के बाद इस प्रोपोर्शनल रीजन के बाद भी अगर वोल्टेज इंक्रीज़ किए जाए, तो जो ये प्रोपोर्शनैलिटी मिल रही थी हमें किसके बीच में, इनिशियल जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस हुई थी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोपोर्शन प्रोड्यूस हो रहे थे, ये प्रोपोर्शनैलिटी धीरे धीरे लूज़ होती जा रही है। और क्या होगा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आप देखिए इस वोल्टेज के बाद पल्स की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट मिलती है। तो ये जो रीज़न है, दिस रीज़न इज़ कॉल्ड द लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीज़न, क्योंकि अब इस रीज़न में प्रोपोर्शनल जो मिल रहा था दिस विल ये क्या होगा, धीरे धीरे प्रोपोर्शनैलिटी इनिशियल आयनाइजेशन पे ख़त्म हो जाएगी।
तो आप देखिए अगर इस लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन के बाद वोल्टेज इंक्रीज की जाए तो हम किस रीजन में आ गए, अब जीएम रीजन में। तो आप देखिए जीएम रीजन में जो पल्स है ये इसकी पल्स की हाइट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाती है। आप इसे दो पार्टिकल के साथ कंपेयर करके देखिए इसे, ये देखिए यहाँ से कि यहाँ हमने क्या शो किया था कि रेड कलर की जो लाइन या पल्स शो की गई है ये किसके लिए है, न्यूक्लियर पार्टिकल जिसकी इनिशियल एनर्जी कम है, जो पार्टिकल इंसिडेंट किया गया है। और ब्लू किससे शो किया हुआ है, पार्टिकल की जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो आप देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं किसमें, इस जीएम रीजन में। तो इस जीएम रीजन में वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो हमें पल्स मिल रही है, इस पल्स ये पल्स अगर आप हाई एनर्जी पार्टिकल इंसिडेंट कराएं या लो एनर्जी पार्टिकल इंसिडेंट कराएं, ये उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। मींस जीएम रीजन में क्या हो रहा है, जीएम रीजन में पार्टिकल डिफरेंट पार्टिकल जो पार्टिकल्स इंसिडेंट किए गए हैं उसकी एनर्जी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो इस जीएम रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है कि अब जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा अप्लाई किया गया है कि अगर एक सिंगल पार्टिकल भी एंटर करेगा गैस डिटेक्टर में तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमें पल्स ऑब्जर्व होगी और हम उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो जीएम रीजन में वर्क करने वाले काउंटर है, मींस जीएम काउंटर है, ये जीएम काउंटर इतना सेंसिटिव है कि अगर एक सिंगल पार्टिकल भी एंटर करता है गैस डिटेक्टर में तो उसे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि अगर जीएम रीजन के बाद भी वोल्टेज इंक्रीज की जाए तो ये रीजन किसी यूज़ का नहीं होगा, क्योंकि अब पोटेंशियल इतना ज़्यादा अप्लाई किया गया है कि अगर कोई न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर नहीं भी करता गैस फील्ड डिटेक्टर में तब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स ऑब्जर्व होगी। तो आफ्टर दिस V5 वोल्टेज जो रीजन हमें मिल रहा है, दिस इज़ कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन, दिस इज़ ऑफ नो यूज़। क्लियर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो डिटेक्टर्स हैं एक पर्टिकुलर रीजन में वोल्टेज अप्लाई करके हम गैस फील्ड डिटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से इस डायग्राम में क्या शो किया गया है, डिफरेंट पार्टिकल्स लिए गए हैं जैसे कि गामा, हियर इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल एनकाउंटर हो रहा है तो उसके लिए जो पल्स मिल रही है दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, एंड फॉर बीटा देयर इज़ अ पल्स ऑफ पिंक कलर, एंड फॉर गामा पल्स इज़ ऑफ वॉयलेट कलर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम किसकी बात करें, इस पर्टिकुलर अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें और वो जो डिटेक्टर है, कौन सा डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, आयनाइजेशन चैम्बर। तो आयनाइजेशन चैम्बर में अगर ये पार्टिकल डिफरेंट हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इनके कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी आयनाइजेशन भी डिफरेंट होगी कि जिसे एग्जामिन करके हम इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट रीज़न देखिए कि ये रीज़न कौन सा है, प्रोपोर्शनल रीज़न, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जितनी ज़्यादा प्राइमरी आयनाइजेशन होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और हमें एक प्रोपोर्शनल उसमें क्या मिलेगा, क्वांटिटी में करंट की वैल्यू मिलेगी और कोरस्पॉन्डिंगली प्राइमरी आयनाइजेशन जिसकी ज़्यादा होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग पल्स हाइट भी ज़्यादा होगी। तो आप देखिए प्रोपोर्शनल रीजन में अल्फ़ा के लिए प्रोपोर्शनैलिटी डिफरेंट है, बीटा के लिए डिफरेंट है और गामा के लिए डिफरेंट है। और जैसे जैसे हम फर्दर इस लिमिट के बाद भी वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो डिपेंडेंसी थी प्रोपोर्शनल की कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे इन प्रोपोर्शन वो डिपेंडेंसी क्या होगी, धीरे धीरे लूज होती जाएगी। और आफ्टर दिस लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन अगर फर्दर हम इंक्रीज कर रहे हैं पल्स को तो अब यहाँ से देखिए कि इस जीएम रीजन में तीनों पार्टिकल्स के कोरस्पॉन्डिंग पल्स सिंगल ही ऑब्जर्व हो रही है। देखिए यहाँ से कि इस रीजन में, जीएम रीजन में जो पल्स मिलेगी दैट इज़ ऑफ सेम हाइट, चाहे वो अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, गामा फोटॉन्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काउंटर इस रीजन में वर्क कर रहा है वो डिफरेंट पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि जो पार्टिकल आया है उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि सभी पार्टिकल्स के लिए हमें सेम हाइट की पल्स ऑब्जर्व हो रही है।
बट ये GM रीजन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस GM रीजन में ये GM रीजन इतना सेंसिटिव है कि ये सिंगल पार्टिकल, लो एनर्जी सिंगल पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। और आफ्टर दिस देयर इज़ अ कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन का क्या मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल, अगर हम इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद भी, GM रीजन के बाद भी अगर वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो अब इस रीजन में हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सेटअप हो जाता है गैस डिटेक्टर में, कि अगर कोई पार्टिकल एंटर नहीं भी कर रहा उसके बावजूद भी हमें एक पल्स मिलेगी ऑफ ए पर्टिकुलर हाइट। तो ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन इज़ ऑफ नो यूज़। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी काउंटर है कि वो आयनाइजेशन काउंटर है या प्रोपोर्शनल काउंटर है या फिर वो GM काउंटर है, वो किस तरह से वोल्टेज चेंज करने से पार्टिकल्स को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।